अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एजेक्स कॉल के थ्रू डेटाबेस में न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं या फिर न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और इससे पहले एक वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम jQuery एजेक्स कॉल के थ्रू डेटाबेस से रिकॉर्ड रीड कर सकते हैं और फिर HTML टेबल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम इसी फॉर्म को लेके आगे चलेंगे और इसमें हम क्रिएट रिकॉर्ड की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। ओके, इसमें सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे सबसे ऊपर एक बटन शो होगा ऐड एम्प्लॉय, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वो बटन हाइड हो जाएगा और उसके बाद नीचे एक फॉर्म शो हो जाएगा जिसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और सैलरी होगा। और उसके नीचे फिर दो मजीद बटन होंगे, सेव और कैंसिल। कैंसिल करने से वो डिव जो है वो हाइड हो जाएगा और अगर सेव का बटन प्रेस करेंगे तो वो रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। और सबसे पहले ये जो हमारा लोगो है, इसके बाद यहाँ पे हम एक बटन ऐड करते हैं, ऐड एम्प्लॉय, और इसकी टाइप हम बटन दे देते हैं। इसका आईडी हम BTN ऐड कर देते हैं और साथ में हम इसको क्लास असाइन कर देते हैं BTN और BTN प्राइमरी। इसके बाद हम एक डिव लगा लेते हैं। इस डिव को हम आईडी दे देते हैं, डिव एम्प्लॉय। ओके, इसके अंदर हम एक फॉर्म लगाते हैं और इस फॉर्म के अंदर हमारे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। अब ये क्योंकि एक प्लेन HTML है तो मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, अगर आप किसी फील्ड को मैंडेटरी नहीं करना चाहते यानी कंपलसरी नहीं करना चाहते तो फिर आप रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे। तो लास्ट नेम को हम रिक्वायर्ड नहीं करते और उसके बाद फिर ओके, इसके बाद यहाँ पे हम दो बटन ऐड करेंगे, सेव का और कैंसिल का। ओके, इसको सेव करते हैं और फिर रन करके देखते हैं। हमारे बटन शो नहीं हो रहे, इनकी क्लासेस चेक करते हैं और ये BTN प्राइमरी और BTN प्राइमरी। ओके, इसको सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं। अब हमारा ऐड एम्प्लॉय का बटन भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और उसके बाद फिर एक डिव भी जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और फिर सेव और कैंसिल के बटन है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट इस डिव को शो नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो फिर इसको शो होना चाहिए। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, इसकी जो CSS इस पे अप्लाई करते हैं, इस डिव पे डिस्प्ले
नन कर देते हैं। तो जैसे ही पेज लोड होगा ये डिव हाइड होगा। ओके, अब हम ऐड एम्प्लॉय पे एक फंक्शन ऐड करते हैं कि जैसे ही ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक हो ये बटन हाइड हो जाए और वो फॉर्म जो है वो शो हो जाए जिसके अंदर हमारे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो स्क्रिप्ट में यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं शो एम्प्लॉय डिव। और इसके अंदर हम लिखते हैं $साइन और उसके बाद फिर राउंड ब्रैकेट्स में हैश साइन और btn ऐड डॉट हाइड और $साइन हैश साइन div एम्प्लॉय डॉट शो। और इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं ऐड के ऑन क्लिक इवेंट पे। और यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक हुआ बटन हाइड हो गया और ये फॉर्म शो हो गया। ओके, अब कैंसिल पे ये डिव जो है ये हाइड हो जाना चाहिए और वापस से वो जो बटन है ऐड एम्प्लॉय का वो शो हो जाना चाहिए। तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे और इसका नाम हम रख देते हैं हाइड एम्प्लॉय डिव। और इसके अंदर यही काम हम रिवर्स में करेंगे, यानी डिव जो है इसको हम हाइड कर देंगे और ये जो हमारा btn ऐड है इसको शो कर देंगे। इसको हमने कॉल करना है कैंसिल के बटन पे। यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम हाइड एम्प्लॉय कॉल करेंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं, ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक किया, डिव शो हो गया और कैंसिल पे क्लिक करने से हाइड हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं कोई वैल्यू यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और अब अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो जब मैं ऐड एम्प्लॉय दोबारा करूंगा ये सारी वैल्यूज यहाँ पे ये वैल्यूज रिटेन करेगा, लेकिन हमें ये वैल्यूज क्लियर करनी है। तो उसके लिए हम ये जो फंक्शन है शो एम्प्लॉय डिव का, मतलब जैसे ही ये डिव शो होगा तो हम क्या करेंगे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं उनकी वैल्यूज जो हैं वो एम्प्टी कर देंगे। तो उसके लिए उसी तरह से $साइन उसके बाद फिर डबल कोट्स में हैश साइन और txt id डॉट वैल्यू और वैल्यू मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ, यानी इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से ओके तो जैसे ही शो एम्प्लॉय डिव होगा बीटीएन ऐड जो है ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद सारे टेक्स्ट बॉक्सेस उनकी वैल्यू एम्प्टी हो जाएंगी और उसके बाद फिर ये डिव शो हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं। ओके, अब मैं इसको कैंसिल करूंगा और अब जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो कोई भी वैल्यू इसको रिटेन नहीं करनी चाहिए। सो ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस एम्प्टी हो गए। अब हम सेव के बटन पे जो फंक्शन कॉल होगा, हमारी जो jQuery एजेक्स कॉल है उसका फंक्शन लिख लेते हैं।
तो उसके लिए $, उसके बाद फिर फॉर्म आईडी जो सबमिट हो रहा है, FRM एम्प्लॉय, और इसका सबमिट में फिर हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं और इसको जो आर्गुमेंट पास हो रहा है इवेंट, यानी सबमिट इवेंट, और यहाँ पे हम कर दें इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सो बेसिकली जैसे ही ये सबमिट का बटन, अब ये क्योंकि इसकी टाइप सबमिट है, सबमिट टाइप बटन है, तो मतलब जैसे ही इस पे क्लिक होगा ये फॉर्म सबमिट होगा। और जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा सबसे पहले तो ये वैलिडेशंस चेक करेगा। वैलिडेशंस मतलब जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है उसमें कोई वैल्यू है या नहीं, फर्स्ट नेम में, इसी तरह फिर लास्ट नेम हमने रिक्वायर्ड नहीं किया, ईमेल और सैलरी अगर इसमें वैल्यूज हैं तो उसके बाद फिर ये फॉर्म सबमिट होगा। तो जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इसमें हमने ये लिखा है कि जैसे ही ये फॉर्म डॉट सबमिट, मतलब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, मतलब फॉर्म सबमिट होगा, तो ये वाला फंक्शन जो है ये रन होगा। और इसके अंदर हमने इवेंट पास कर दिया इसको, यानी इसका सबमिट इवेंट, मतलब फॉर्म सबमिट हो रहा है तो जो इसका इवेंट है वो सबमिट इवेंट है। और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है इसकी, फॉर्म सबमिट होना, उसको ये रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा। ये बेसिकली इसलिए क्योंकि हमने एजेक्स कॉल यूज करनी है तो हमने फॉर्म को सबमिट नहीं करना। हमारा फॉर्म को सिर्फ सबमिट का मकसद सिर्फ इतना है कि हम इसकी वैलिडेशन चेक करें, लेकिन हमने फॉर्म सबमिट नहीं करना। तो जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक होगा वैलिडेशन चेक होंगी और उसके बाद फिर ये सबमिट पे जब जाएगा उसको प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देगा, यानी इसको ये सबमिट नहीं करेगा। और इसके बाद फिर हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड्स के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। बेसिकली वो फंक्शन कॉल होगा जो डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इंसर्ट रिकॉर्ड एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं और सेम यही फंक्शन हम नीचे डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन इंसर्ट रिकॉर्ड, और इसके अंदर हम एजेक्स कॉल जो है वो यूज करेंगे। और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने सेट करनी है। इसमें URL है और URL हम यूज करने वाले हैं हमारा employee.php जो हमने रीड रिकॉर्ड के लिए यूज किया था। तो यहाँ पे भी हम employee.php, employeepro.php, सॉरी, employeepro.php। सेकंड इसके अंदर आ जाएगा टाइप, यानी पोस्ट है, गेट है, तो हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे। और उसके बाद फिर डेटा। अब डेटा एक ऑब्जेक्ट है, सो इसके अंदर सबसे पहले तो हम मोड देंगे। मोड मतलब रीड मोड है, इंसर्ट मोड है, या डिलीट, अपडेट, जो भी है। तो उसके लिए हम वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, लेट्स से क्रिएट। ओके, सेकंड हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी, और इसमें हम दे देते हैं $, और डबल कोड्स में # txt id डॉट वैल्यू, यानी txt id में जो भी वैल्यू है वो एम्प्लॉय आईडी में चली जाएगी। और इसी तरह से हम बाकी वेरिएबल्स हैं वो भी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे भी
हैश साइन, क्योंकि हम आईडी से गेट कर रहे हैं तो हैश साइन यूज करेंगे। ओके, सो अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, डाटा ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर 6 वेरिएबल्स पास कर रहे हैं। सबसे पहले मॉड है और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और सैलरी, और उसके बाद फिर सक्सेस फंक्शन यूज करेंगे। मतलब अगर ये एजेक्स कॉल जो है ये सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर हम एक फंक्शन यूज करते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स वहां से आएगा सर्वर साइड से। एक हम यहाँ पे यूज करते हैं एरर फंक्शन, इन केस अगर एजेक्स कॉल में कोई एरर आ जाता है तो, और इसको हम 3 पैरामीटर देंगे, XHR, स्टेटस और एरर। और इसके अंदर तो हमने सिर्फ एरर शो करवाना है, तो वो सेम हम यही कोड यूज कर सकते हैं जो हमने रीड मोड में किया था। ओके, और सक्सेस फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें employee.pro.php पे जाके इंसर्ट की स्टेटमेंट और ये सारा यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जैसे ही ये फॉर्म employee.pro.php पे कॉल जाती है, सबसे पहले ये चेक करता है मॉड, और उस मॉड को, मतलब मॉड इस सेट हुआ है या नहीं, और फिर उस मॉड को एक वेरिएबल में रखवा देता है। और उसके बाद फिर एक कनेक्शन क्रिएट होता है, ये हमारी कनेक्शन की फाइल है, कनेक्शन क्रिएट होता है, और उसके बाद फिर देखता है अगर मॉड में रीड है, तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। और अब हम इंसर्ट के लिए कोड लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसके एल्स पार्ट में एल्स इफ $mod इज इक्वल टू क्रिएट, मतलब अगर क्रिएट मोड है, अगर रीड मोड है तो फिर ये वाला पोर्शन चलेगा, और अगर क्रिएट मोड है तो फिर ये वाला। और यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले तो एक SQL वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, और इसके अंदर हमारी इंसर्ट कमांड होगी जो है इंसर्ट इनटू TBL एम्प्लॉयज, और उसके बाद फिर हमारे जो टेबल के फील्ड्स हैं वो हमने देने हैं, तो ID, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, ईमेल और सैलरी। ये सारे वही फील्ड्स हैं ये इस टेबल के अंदर, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और सैलरी। ओके, और उसके बाद फिर कीवर्ड है वैल्यूज, और उसके बाद फिर हमने वैल्यूज देनी है, तो इसको न्यू लाइन पे ले आते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज यहाँ से हम पास कर रहे हैं, एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और सैलरी, सो ये वैल्यूज आएंगी। और इन वैल्यूज को पहले हम वेरिएबल्स में रखवा लेते हैं। सबसे पहले तो ID और इज इक्वल टू $_post, और इसके अंदर एम्प्लॉय ID, यहाँ पे एम्प्लॉय ID दे देते हैं, और इसी तरह से ओके, और यही वैल्यूज हम, ये जो हमने वेरिएबल में वैल्यूज गेट की हैं, यही हम यहाँ पे दे देंगे। सबसे पहले आ जाएगा ID, उसके बाद फिर फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम क्योंकि स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स में, और फर्स्ट नेम, उसके बाद फिर लास्ट नेम, अब ये भी स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स में लास्ट नेम, इसके बाद फिर ईमेल, अब ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसको हम सिंगल कोट्स में देंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में सैलरी। ओके, सो ये अगर क्रिएट मोड है तो फिर हम ये सारी वैल्यूज गेट करेंगे, इन वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, उसके बाद फिर SQL
एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें ये स्टेटमेंट दे दी और फिर ये सारी वैल्यूज़ दे दी हमने इसको, और उसके बाद फिर हम रन करेंगे mysqli_query, और इसके अंदर हमने एक कनेक्शन देना है जो हमने कनेक्शन फाइल से गेट किया है, और दूसरा हम इसको देंगे SQL, और साथ में ही हमने इसको चेक करना है कि अगर ये ट्रू है, इफ mysql_query, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डेटा, और इसके अंदर हमारी कुछ अरे बेसिकली होगी। हम इसमें दो चीज़ें पास करेंगे, एक स्टेटस कोड, यानी ये हमारी जो कमांड थी ये सक्सेसफुल थी, और दूसरा मैसेज। तो इसको हम अरे बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे अरे, और इसके अंदर हम दो वैल्यूज देते हैं, एक तो स्टेटस कोड और इसको स्टेटस कोड हम कर देते हैं 200। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, और उसके बाद फिर दूसरी की जो है वो मैसेज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। और फिर अब इस इफ स्टेटमेंट का एल्स पार्ट, इन केस अगर यहाँ पे mysqli_query में कोई एरर आ जाता है तो फिर इसका एल्स पार्ट चलेगा, और इसके अंदर सेम यही, और इसमें हम स्टेटस कोड जो है वो लेट्स से 400 दे देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैसेज में एरर, और एन एरर occurred while creating new record। बल्कि हम साथ में कंकैरिनेट करवा देते हैं जो सिस्टम जनरेटेड एरर है, जो MySQLi की तरफ से जो एरर आएगा, तो हम mysqli_error, और इसके अंदर हमें देना होता है कनेक्शन, और इसको हम न्यू लाइन पे ले आते हैं। यानी अगर एरर आया, स्टेटस कोड 400 रिटर्न होगा, और मैसेज एन एरर अकर्ड वाइल क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड, और उसके बाद फिर BR यूज किया न्यू लाइन पे, सिस्टम जनरेटेड जो मैसेज होगा वो शो हो जाएगा। मतलब हो सकता है वहां पे ये टेबल नेम वहां पे इसको नहीं मिले, या कोई भी और अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर ये mysqli_error जो है वो शो हो जाएगा। और एक और काम हमें ये करना है कि ये जो हमारा वेरिएबल है डेटा, इसको हमने एको करवाना है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट यूज करेंगे एको डेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एको स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को एको कर सकती है, ये क्योंकि एक अरे है, और इसको एको करवाने के लिए हमें एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा जेसन इनकोड का। वो जेसन इनकोड बेसिकली क्या करेगा, इस अरे को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं जेसन इनकोड, और इसके अंदर हम दे देते हैं डेटा। और सेम इसी तरह इन केस अगर एरर है तो भी जेसन इनकोड, और उसमें फिर डेटा। ओके, इसको सेव करते हैं, और अब हम आ जाते हैं हमारे इंडेक्स पेज पे। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए, और उसका नाम हम रख लेते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू। अब क्योंकि यहाँ से हमें जो वैल्यू पास हो रही है ये जेसन फॉर्मेट में है, तो हमें इसको पार्स करना पड़ेगा, मतलब डिकोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर हम दे देंगे रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स में जो भी वैल्यू है उसको ये डिकोड करके रिजल्ट में दे देगा। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, और इसमें हम लिखते हैं इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस कोड
इज इक्वल टू 200, मतलब सक्सेसफुल था। तो फिर हम क्या करते हैं, सेम यही लाइंस कॉपी कर लेते हैं, यानी वो जो हमारा अलर्ट है div अलर्ट, उसके अंदर रिजल्ट डॉट मैसेज शो करवा दे। और 200 मतलब सक्सेसफुल, तो इसको हम कर देते हैं ग्रीन, यानी ग्रीन कलर में उसको शो करे। और इन केस अगर यहाँ पे एरर आ गया, एल्स पार्ट यूज कर लेते हैं, और एल्स में हम सेम उसी तरह ये लाइंस कॉपी कर लेते हैं। तो div अलर्ट में मैसेज शो करवाए, लेकिन रेड कलर में। ओके, और एक तो यहाँ पे हैश साइन आएगा क्योंकि हम आईडी से गेट कर रहे हैं। एम्प्लॉय प्रो पे कॉल जाएगी, पोस्ट एंड सेकंड ये है कि fi फर्स्ट नेम। ओके, सो अब इसको टेस्ट करते हैं, और ऐड एम्प्लॉय, यहाँ पे हम कोई आईडी दे देते हैं, लेट्स से 11221 डेविड ली, और david.lee@di.com, और सैलरी हम इसकी 68,000। इसको सेव करते हैं। सो ऑल न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये मैसेज तो शो हो गया, रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया, लेकिन एक तो ये है कि ये मैसेज जो है ये ऑल एम्प्लॉयज से ऊपर यहाँ पे आना चाहिए। और सेकंड, हमें जैसे ही ये रिकॉर्ड सेव होगा उसके बाद फिर लोड रिकॉर्ड्स करने हैं, ताकि वो सारे रिकॉर्ड्स फिर से लोड करे, ताकि उसमें जो न्यू रिकॉर्ड है वो भी शो हो जाए। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो डेविड ली ये उसने शो कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे सक्सेस में यहाँ पे एक तो करते हैं लोड रिकॉर्ड्स, यानी जैसे ही ये जेसन कॉल जो है ये सक्सेसफुल होगी और उसके बाद लोड रिकॉर्ड्स होगा, और उसके बाद फिर ये जो div है ये हाइड हो जाएगा। ये वाला जो div है रिकॉर्ड सेव करने के बाद ये हाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हाइड एम्प्लॉय div ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और लास्ट में ये जो हमारा अलर्ट div है इसको हम यहाँ से उठाते हैं, और इसको हम ऑल एम्प्लॉयज से ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं और इसको रीचेक करते हैं। ऐड एम्प्लॉय 11220, और फर्स्ट नेम हम जेसन स्मिथ, @di.com, और इसकी सैलरी 55,000 कर देते हैं, और अब इसको सेव करते हैं। सो वो div भी हाइड हो गया, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, और साथ में न्यू रिकॉर्ड्स जो हैं सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी लोड हो गए हैं। सो अब इसको इन केस अगर जेसन कॉल में कोई एरर आ जाता है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस फंक्शन में एम्प्लॉय प्रो 1 कर देता हूँ, तो जाहिर है अब एम्प्लॉय प्रो 1 ये तो हमारे पास कोई पेज नहीं है, एम्प्लॉय प्रो डॉट php है, तो फिर ये एरर फंक्शन कॉल होगा। सो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ऐड करते हैं, और यहाँ पे 11110 माइकल ब्राउन, michael.brown@di.com, सैलरी 64,000, और अब इसको सेव करते हैं तो एजेक्स एरर नॉट फाउंड, एजेक्स एरर, और उसके बाद ये जो एरर में जो भी एरर आ रहा है वो। ओके, इसको हम फिर से ठीक कर देते हैं, और इन केस अगर हमारे पास एम्प्लॉय प्रो 1 पे यहाँ पे अगर mysqli_query इसमें कोई एरर आता है,
तो फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ TBL एम्प्लॉयज़ 1। अब TBL एम्प्लॉयज़ 1 जो है ये जाहिर है नहीं मिलेगा, तो एरर जनरेट होगा और 400 स्टेटस कोड के साथ ये मैसेज रिटर्न होगा। सो इस टेस्ट केस को भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे 11110 माइकल ब्राउन 64,000 save an error occurred while creating new record or TBL employees 1 does not exist। सो ये हमारा ये केस भी टेस्ट हो गया। अब इसको वापस TBL एम्प्लॉयज कर देते हैं। सो व्यूअर्स, ये हमारा था इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स यूजिंग jQuery एजेक्स कॉल, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिकॉर्ड्स को अपडेट या फिर डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।